देखा सभी ने? लेट्स रिव्यू द पॉइंट। जब कभी भी हम लोग गॉसेस थ्योरम की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं तो आप लोगों को मेजर दो स्टेप ध्यान रखने हैं। पहला स्टेप क्या है? आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉसेस थ्योरम, दैट फ्लक्स इज इक्वल टू नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट। और दूसरा, आप फ्लक्स निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो बेसिक फॉर्मूला बनाया था आप लोगों ने, फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। आपके पास फ्लक्स की दो इक्वेशंस तैयार होंगी और दोनों को क्या कर लेंगे? इक्वेट। दोनों को इक्वेट करके हमें किसकी वैल्यू पता लग जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आया कुछ याद? डालो बेटा हेडिंग वहां पर। अब इसका आज सेकंड एप्लीकेशन स्टार्ट कर रहे हैं बेटू। लिखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ thin sheet of charge. Electric field intensity due to a thin sheet of charge. अब समझिए ध्यान से। और पहले आप ये बताइए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने जब गॉसेस थ्योरम पढ़ रहे थे तो हमने लिया था एक सिंगल आइसोलेटेड चार्ज। तो गॉसेस थ्योरम का कंसेप्ट क्या कहता था कि अगर आप फ्लक्स निकाल रहे हो तो आप लोगों का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दैट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज सरफेस। चार्ज की सिमेट्री कैसी थी? स्फेरिकल। आपने उसे एनक्लोज भी किसमें करा? एक स्फेरिकल शेल में। फिर हमने एप्लीकेशन पढ़ी लीनियर चार्ज वाली कि भाई हमारे पास एक लीनियर चार्ज है, एक वायर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो अगेन गॉसेस थ्योरम की बात आई। और गॉसेस थ्योरम क्या कहता है कि आपका जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है दैट हैज टू बी एनक्लोज। तो जब आपके पास वायर थी, आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, आपने फिर से उसे क्या करा? एनक्लोज करा। तो कैसी शेप में एनक्लोज करा? सिलेंड्रिकल शेप में। एंड नाउ वी हैव द केस ऑफ अ थिन शीट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक स्क्वायर शीट है जो कि दोनों तरफ यूनिफॉर्मली चार्ज है, मान लो ये एक शीट आपकी, इधर भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस सरफेस पर भी। अब एज पर द गॉसेस थ्योरम वाला कंसेप्ट हमें इसे एनक्लोज करना पड़ेगा। अगर ये एक स्क्वायर शीट है तो मैं इसे किस तरह की शेप में एनक्लोज करूंगा? क्यूब में। और अगर रेक्टेंगुलर शीट है तो किस में एनक्लोज करेंगे? क्यूबॉइड। हाँ या ना? याद आया थोड़ा सा? अब समझो इसको। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, एक प्रॉपर डायग्राम तैयार कर लेते हैं इसके लिए। ये रही बेटा हमारी यूनिफॉर्मली चार्ज शीट। कुछ इस तरीके से ले लेते हैं इसको। और इस शीट पर चार्ज जो है वो दोनों ही साइड्स पर, ठीक है भाई, ये आपका राइट फेस और ये आपका लेफ्ट फेस, दोनों फेसेस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एंड से द अमाउंट ऑफ चार्ज भी क्यू। तो आपकी जो शीट है नाउ एनक्लोज्ड विद इन अ क्लोज्ड सरफेस। और ये जो क्लोज सरफेस है इसी को हम क्या नाम देते थे? वी कॉल इट एज द गॉसियन सरफेस। याद आया सबको? पक्का? अब एक बात बताओ, अगर ये मेरी शीट है जिसमें कि यहां पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और बिल्कुल वैसे ही यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज यहां भी डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड पर भी होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड पर भी होगी। हाँ या ना? पक्की बात? कंसेप्ट क्या कहता था? जैसे ही आपको क्लोज सरफेस पता लग गई, उस क्लोज सरफेस का अपना एरिया होगा और उस एरिया पर हम क्या लेंगे? यूनिट एरिया। ठीक। तो सबसे पहले हम लोगों ने कंसीडर कर लिया बेटा अपना राइट फेस। ये लिया हमने स्मॉल एरिया और इस स्मॉल एरिया का ये बनाया एरिया वेक्टर। ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों की डायरेक्शन क्या है? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो आपका एंगल कितना बन गया? चलिए इसी तरीके से हम चलते हैं हमारे लेफ्ट फेस पर। अगर आप लोग लेफ्ट फेस पर स्मॉल एरिया लेते हैं तो जो स्मॉल एरिया लिया उसका यूनिट एरिया वेक्टर कैसे बनाते हैं? सरफेस से परपेंडिकुलर। भाई जैसे यहां सरफेस से कैसे बनाया?
परपेंडिकुलर, तो यहां भी कैसे बनेगा, सरफेस से परपेंडिकुलर। तो एरिया वेक्टर ये बना दिया। अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल कितना। सो याद करते हैं फ्लक्स का बेसिक फॉर्मूला, ई ए कॉस थीटा। थीटा कितना रखेंगे, 0। फ्लक्स 0 तो नहीं आ रहा, इसका मतलब हम लोग यहां राइट फेस को भी कंसीडर करेंगे और हम यहां लेफ्ट फेस को भी कंसीडर करेंगे। अब बारी आती है हमारे टॉप फेस की, ठीक है। से मैं कहता हूं ये हमारा टॉप फेस है, आपने लिया एरिया वेक्टर, तो एरिया वेक्टर कैसे आएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर, ठीक है। चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड राइट वाली लो, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट वाली लो, एरिया वेक्टर के साथ एंगल कितना बन गया। अगर एंगल 90 बना तो फ्लक्स कितना हो गया। अगर फ्लक्स 0 हो गया तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस नहीं कर पाएंगे, तो इसका मतलब हम यहां पर टॉप फेस कंसीडर। अब हम चलते हैं बॉटम फेस को। अगर बॉटम फेस लिया आप लोगों ने ये वाला, तो एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, नीचे की तरफ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे राइट वाली, चाहे एरिया वेक्टर के साथ कितना एंगल है, इसका मतलब मैं ना तो टॉप फेस लूंगा और ना ही बॉटम फेस। आई बात समझ। अब बारी आती है राइट फेस, सॉरी फ्रंट फेस। अगर फ्रंट फेस पर देखा जाए तो एरिया वेक्टर ऐसे आपकी तरफ आएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसे पॉजिटिव में भी है, और तो पूरा एक्स एक्सिस इन्वॉल्व हो रहा है और एरिया वेक्टर ये आपकी तरफ आ रहा है। एंगल फिर से कितना हो गया, अगर एंगल 90 हो गया तो फ्लक्स कितना, एज इट इज। अगर मैंने लिया बैक फेस, तो एरिया वेक्टर से अंदर की तरफ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस एक्सिस पर है, एंगल फिर से कितना, फ्लक्स फिर से कितना। इसका मतलब अगर मैं ये सिचुएशन कंसीडर करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ कौन काम करेगा, राइट फेस एंड लेफ्ट फेस। क्यों, क्योंकि उन दोनों के लिए एंगल कितना जा रहा है, 0। जो बॉटम फेस है, जो टॉप फेस है, जो फ्रंट फेस है, जो बैक फेस है, इन चारों फेसेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड कितने एंगल पर होगी, 90 डिग्री पर, और फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो वो हमारे किसी भी काम का। बात समझ आई, पक्का। अगर अब हम बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे बेटा, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। भाई गॉसेस थ्योरम ने क्या कहा था, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ऑलवेज चार्ज एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। हमारी जो ये क्लोज सरफेस है, इसने कितना चार्ज एनक्लोज किया, क्यों। तो इसका मतलब मैं नेट फ्लक्स को कितना लिखूंगा, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। कोई डाउट किसी को। अब ये तो हो गया एज पर द जनरल इक्वेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। अब हम किस पर चलेंगे, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एज पर द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वहां फ्लक्स को क्या लिखा जाता है, ई ए कॉस थीटा। याद आया भाई, बट याद करो बेटा, जो फ्लक्स है वो किस तरह की क्वांटिटी है। अगर स्केलर क्वांटिटी है तो कैसा सम, तो इसका मतलब मैं नेट फ्लक्स को लिख सकता हूं फ्लक्स लेफ्ट प्लस फ्लक्स राइट। हाँ या ना भाई, पॉजिटिव होगा पॉजिटिव रखेंगे, नेगेटिव होगा नेगेटिव रखेंगे। अगर अब यहां वैल्यूज रखी जाए तो दिस इज ई ए कॉस थीटा लेफ्ट प्लस ई ए कॉस थीटा राइट। हाँ या ना, ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों के दोनों फेसेस, चाहे लेफ्ट फेस है चाहे राइट फेस है, दोनों के सरफेस एरिया सेम होंगे या नहीं होंगे, पक्की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि हमने क्या कहा, शीट जो है वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, जितना यहां उतना ही इस वाले फेस पर भी, तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम। और दोनों के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल भी क्या है, तो बेटा ये दोनों फ्लक्स भी क्या होंगे, तो मैं नेट फ्लक्स को ई ए प्लस ई ए कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग यहां लिख सकते हैं कि हमारा नेट फ्लक्स इज गोइंग टू बी हाउ मच, 2EA। 2EA cos थीटा, थीटा को कितना कर दिया 0, cos 0 कितना हो गया, तो फाइनल रिजल्ट विल बी व्हाट, 2EA। बात समझ आई है नहीं, कोई डाउट किसी को, पक्की बात। अब एक चीज सोचिए आप लोग,
इस अरेंजमेंट के लिए, इस सिचुएशन के लिए जो फ्लक्स है वो ये भी है, और इसी सिचुएशन के लिए फ्लक्स ये भी है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। बेटा प्लीज ध्यान से, अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो मैं ये लिख सकता हूं 2EA इज Q बाय, हाँ या ना? अगर हम लोग यहां से देखिए हमारी इक्वेशन क्या बनी, 2EA and Q by epsilon naught. So this E is going to be Q over 2 epsilon naught A. ये आएगा। रिवाइज करते हैं एक छोटा सा पॉइंट। हम लोगों ने एक केस सीखा था, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें कंडीशन हुआ करती थी कि या तो जो बॉडी है वो कैसी रहे, प्लेनर रहे, और या फिर जो बॉडी है वो कैसी रहे, होलो रहे। इफ इट इज प्लेनर सो वी कैन कंसीडर अ थिन शीट। हम क्या कंसीडर कर सकते हैं, एक थिन शीट कंसीडर करेंगे। भाई जो शीट है, ठीक है, अगर वो थिन शीट ले रहे हैं तो वो कैसी रहेगी, प्लेन शीट रहेगी ना, प्लेन बॉडी बन जाएगी। और अगर हम बात करते हैं किसकी, शेल की, एक स्फेरिकल शेल, तो वो कैसा हो जाएगा, हॉलो। नाउ अपने पास केस चल रहा है ये वाला, थिन शीट वाला। अगर मेरे पास एक थिन शीट है और शीट का एरिया है ए, हमने इसे पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया V वोल्ट का, जिसकी वजह से पूरा का पूरा शीट यूनिफॉर्मली चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज हमने ले लिया कितना, Q। तो हम क्या लिखा करते थे कि Q इज प्रोपोर्शनल टू A, so that Q is equal to, so सिग्मा कितना बनता था, ध्यान से देखो, अगर मेरी ये शीट यूनिफॉर्मली चार्ज है, जितना ज्यादा इसका एरिया होगा उसकी सरफेस पर चार्ज भी उतना ज्यादा आएगा। तो यहां हमारे पास क्या बन गया, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता था, सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि क्या होती है, चार्ज बाय एरिया। तो इसका मतलब हम लोग यहां पर चार्ज बाय एरिया की जगह क्या ले सकते हैं, अगर सब्स्टिट्यूट करा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। बात समझ आई? तो अगर हमारे पास कैसी शीट है, एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो रहेगी वो हमेशा कितनी रहेगी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो अगर हम लोग इसे वेक्टर में लिखना चाहते हैं तब हम क्या लिखेंगे बेटा, ई वेक्टर सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट एन कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट? विक्रम क्लियर है? आदित्य, आदित्य समझ आया? यहां तक हो जाएगा श्योर? अब एक पॉइंट आप सब लोगों को आइडेंटिफाई करना है। हमने लास्ट क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो फॉर्मूला बना था लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और हमने कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इनवर्सली टू द डिस्टेंस वेरी करेगी। इनवर्सली टू द डिस्टेंस वेरी करेगी तो आप में से ही किसी बच्चे ने कहा था कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड घट रही है तो इसका मतलब वो कांस्टेंट तो नहीं है, वेरी कर रही है, मतलब नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इफ वी हैव अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला केस, एक वायर है, ठीक है, तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब आपको यहां आइडेंटिफाई करना है कि जो शीट है, अगर एक थिन शीट है विच इज यूनिफॉर्मली चार्ज ओवर बोथ द साइड्स, तो वो कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, यूनिफॉर्म बनाएगा। अब ध्यान देखो, क्या यहां कोई डिस्टेंस का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है? तो अब ध्यान रखिएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। तो मतलब
कैसी फील्ड जनरेट करेगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आया समझ या नहीं आया? तो यही क्वेश्चन आ जाएगा, जैसे लास्ट टाइम भी था हमारे पास कि इफ वी हैव अ लीनियर चार्ज और इस लीनियर चार्ज के पास में हमने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो क्या होगा? तो हमने ये पता करा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कैसी बन रही है? नॉन यूनिफॉर्म। तो हमने क्या कहा था कि चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क हमेशा लगेगा। चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म हो, टॉर्क हमेशा लगेगा। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, मतलब देयर विल बी नो ट्रांसलेटरी मोशन। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, सॉरी रिवर्स कर दिया हमने, शायद दोबारा रिपीट कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो आपका नेट फोर्स विल बी नॉन जीरो। ठीक, तो वहां नेट फोर्स लगेगा, मतलब ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाए? यूनिफॉर्म। ठीक, तो टॉर्क तो दोनों ही सिचुएशन में, बट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई? यूनिफॉर्म, तो अब नेट फोर्स कितना हो जाएगा? जीरो, और कोई ट्रांसलेटरी मोशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ध्यान रहेंगे ये सारे पॉइंट्स? पक्का? श्योर? तो अभी हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये कोशिश करी कि अगर एक थिन शीट ऑफ चार्ज है तो उस थिन शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कैसे करना है। कोई डाउट इसमें? पक्का? अब इसे इस्तेमाल करना सीखे, यूज कैसे किया जाएगा। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने अंशिक कैसे पकड़ बेटा, मैंने आपकी ये वाला हिस्सा लिया, ये पोर्शन कंसीडर किया, सो व्हाट काइंड ऑफ अ शीट इज इट गोइंग टू बी? ये आपके पास क्या हो जाएगा? थिन शीट। बट अगर मैं बोलता हूं थिक शीट, एग्जाम में हमारे पास सिचुएशन आती है कैसी? थिक शीट की। तो सपोज अगर मैं ये दो शीट्स, एक ये वाली होगी आपकी और एक यहां से ये वाली होगी, ठीक है, अगर इन दोनों शीट्स को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रख देता हूं तो ये थिकनेस क्रिएट करेंगे या नहीं करेंगे? हाँ या ना? तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में बोला गया थिक शीट, तो हमें करना क्या है? दो थिन शीट्स लेनी है और दोनों को कैसे प्लेस कर देना है? पैरेलल प्लेस कर देना है। याद रहेगा या नहीं? भाई थिन शीट तो हो गया, अब सिचुएशन किसकी आ रही है? थिक शीट की। तो थिक शीट बनाने के लिए हम क्या करेंगे? दो थिन शीट्स को एक दूसरे के साथ कैसे रख लेंगे? पैरेलल रख लेंगे। बात समझ आई? अब यहां सिचुएशंस अलग अलग बनेंगी आपके पास, तो इन्हें देखिएगा और फिर इन्हें भी यूज करना सीखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिक शीट। अब जब वो थिक शीट बोल दे तो सीधा सा पॉइंट आप क्या कंसीडर करके चलिएगा कि टू थिन शीट्स आर प्लेस्ड पैरेलल। दो थिन शीट्स को कैसे रख दिया गया है? पैरेलल रख दिया गया है। अब जरा केस वन, मान लीजिए ये रही हमारी दो थिन शीट्स, शीट एक्स एंड शीट वाई, एंड बोथ हैव द पॉजिटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है? पॉजिटिव, या फिर दोनों पर ही है नेगेटिव। तो मतलब जो पहला केस कर रहे हैं वो हम क्या कर रहे हैं? विद सेम नेचर ऑफ चार्ज डेंसिटी, कि बेटा वहां जो चार्ज डेंसिटी है वो कैसी है? सेम। आइदर दोनों पर है पॉजिटिव सिग्मा और या फिर दोनों पर है नेगेटिव सिग्मा। और इसमें भी उसने हम लोगों से जो डिमांड करी है वो करी है इन बिटवीन द शीट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बतानी है हमें? शीट्स के बीच में। अब ध्यान रखिएगा, अगर बात हो रही है शीट्स के बीच में, इस हिस्से में, तो जो हमारी शीट एक्स है इसका राइट पार्ट लूंगा और जो हमारी शीट है इसका, देन ओनली वी कैन बी बिटवीन द शीट्स। हाँ या ना? बात समझ आई? तो अगर मैंने एक्स का राइट हिस्सा लिया, ये हो गया, वाई का लेफ्ट हिस्सा लिया, ये हो गया, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड
It's a thin sheet. What will be the magnitude? Sigma by, and this will be the sigma by. हाँ या ना भाई? दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, डायरेक्शन क्या है, कैंसिल आउट होकर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई? बात समझ आई? पक्का? अब या तो ये केस होगा, अदरवाइज वो क्या कह सकता है यहां पे, कि भाई आपके पास ये रही आपकी दो शीट्स x एंड y, एक प्लस सिग्मा, एक माइनस सिग्मा। हम जब सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो वहां जो कैपेसिटेंस वाला कंसेप्ट है, जो टॉपिक है, वो बेटा इसकी हेल्प से चलेगा। ठीक है, तो देखिए अब कंडीशन है हमारे पास, विद अपोजिट नेचर ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटीज, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, और डिमांड जो है वो फिर से क्या कह रहा है, इन बिटवीन द शीट्स। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कहां पर, शीट्स के बीच वाले हिस्से में। तो आप मुझे बताइए आप कहां कहां कैसे कैसे चार्ज लेंगे। अब अगर मैं बात करता हूं एक्स की, तो एक्स की शीट जो है हमारी, उसकी कौन सी साइड, राइट साइड और द लेफ्ट साइड, राइट रहेगी। तो ये हो गया आपका पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, सिग्मा वाई, और बेटा वाई की कौन सी रहेगी, लेफ्ट रहेगी। तो वाई की लेफ्ट और कैसे, नेगेटिव, नेगेटिव के लिए फील्ड इनवर्ड कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। अब दोनों की डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन सेम है तो रिजल्ट विल बी एडेड, इसका मतलब E विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड x प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड, और सॉल्व आउट करके कितना बन गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन। आई बात समझ, कोई डाउट? ध्यान रखें, अगर उसने कहा है इन बिटवीन द शीट्स, तो आप दोनों प्लेट्स का वो हिस्सा कंसीडर करोगे जो इन बिटवीन काम कर रहा होगा, एक्सटीरियर वाला नहीं। ध्यान रहेगी बात। अब केस नंबर थर्ड, आप अपने आप से आइडेंटिफाई कीजिएगा भाई, विद सेम नेचर ऑफ सिग्मा, शीट x, शीट y, positive sigma, positive sigma, and now is saying in the exterior region, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डिमांड कहां पे कर रहा है, एक्सटीरियर रीजन में। एंड सपोज उसने हमसे कहा इस हिस्से में, ऑन द राइट साइड ऑफ द शीट्स। तो जब वो कह रहा है ऑन द राइट साइड, तो दोनों की दोनों शीट्स का कौन सा हिस्सा लोगे, राइट साइड वाला। अगर बोला लेफ्ट साइड, तो दोनों का कौन सा हिस्सा लोगे, लेफ्ट वाला। अब ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, सो पॉजिटिव से फील्ड आउट कितनी, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, पॉजिटिव से फील्ड आउट सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों की डायरेक्शन क्या है, अगर डायरेक्शन सेम है तो रिजल्ट विल बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड। विक्रम भाई ध्यान देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बन गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ। एंड नाउ सपोज अपोजिट नेचर होता तो क्या करेंगे, पॉजिटिव आउट, नेगेटिव इन, डायरेक्शन क्या हो जाती, अपोजिट है तो कैंसिल आउट हो गया, रिजल्ट कितना। कंसेप्ट समझ आया या नहीं? तो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ थिन शीट एंड ड्यू टू अ थिक शीट अच्छे से कर पाएंगे। किसी को कोई डाउट? पक्की बात है, श्योर। चले आगे थोड़ा सा, मान लो आप लोगों को एक क्वेश्चन दे देता है, वहां पर कहता है कि एक थिन शीट ऑफ चार्ज है, with surface charge density as positive sigma। लास्ट वाले बच्चे पढ़ाई में ध्यान, ठीक। एक थिन शीट ऑफ चार्ज है जिस पर किस तरह की सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पॉजिटिव सिग्मा। आप लोगों ने राइट फ्रॉम द टॉप एक इनएक्सटेंसिबल थ्रेड लिया हुआ है, और उस इनएक्सटेंसिबल थ्रेड से एक मेटल बॉल
सस्पेंड किया गया जिसका मास है m और चार्ज है q एंड द नेचर ऑफ द चार्ज इज पॉजिटिव। ठीक है, अब जरा सोचिए, इफ दिस इज वी हैव द शीट ऑफ चार्ज, ये हमारी शीट ऑफ चार्ज है और ये मेरे पास एक थ्रेड जो कि टॉप से ऐसे बंधा हुआ है, ठीक, और इसके बॉटम में यहां पे एक मेटल बॉक्स सस्पेंडेड है जिसका नेचर कैसा है, पॉजिटिव। शीट पर कैसा चार्ज, मेटल बॉक्स पर कैसा चार्ज, अट्रैक्शन या रिपल्शन। जब रिपल्शन होगी तो ये यहां से ऐसे इंक्लाइन ऐसे हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, भाई ऐसे था ना, अब ये रिपल्शन की वजह से ऐसे आएगा, हाँ है ना, अक्षित भाई आया नहीं आएगा, इतना क्या सोच रहे थे, समझ आई बात। अब उसने आपसे कहा कि डिटरमाइन द एंगल दैट द थ्रेड makes with the sheet in equilibrium position। आप लोगों को वो एंगल पता करना है जो कि वो एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग या फिर जो थ्रेड है वो बनाएगा उस शीट के साथ इक्विलिब्रियम पोजीशन में। तो कैसे करा जाएगा, सिचुएशन क्लियर है या नहीं है, पक्की बात है। अब सुनो ध्यान से, जब हम लोगों से ये कहा गया कि हमारी जो ये मेटल बॉब है ये पॉजिटिवली चार्ज है और शीट पर भी कैसा चार्ज है, तो शायद कुछ ऐसा होगा, ये शीट हमारी पॉजिटिवली चार्ज और रिपल्शन की वजह से एंगल कितना बन गया, थीटा। तो ये जो थिन शीट है, इस थिन शीट ने हमारे इस मेटल बॉब पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाया होगा, भाई इस इलेक्ट्रिक फील्ड ने ही तो फोर्स लगाया, हाँ है ना, और इसका मास है m, तो इसका वेट कितना लग गया, mg। अब जब ये सब चीजें हुई होंगी तो क्या इस स्ट्रिंग के अंदर, इस थ्रेड के अंदर कुछ खिंचाव नहीं बना होगा, बिल्कुल बना होगा। तो इसका मतलब इस स्ट्रिंग के अंदर क्या बन गई, टेंशन बन गई, सो द टेंशन इज T। अगर ध्यान से देखा जाए ये एंगल भी कितना रहेगा, तो मैं T के कंपोनेंट्स बना सकता हूं, T cos थीटा और ये हो गया बेटा हमारा T sin थीटा। आई बात समझ में। नाउ यूजिंग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, यूजिंग ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, जैसे ही ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम लगाएंगे तो क्या होगा, द फोर्सेस अलोंग y एक्सिस एंड द फोर्सेस अलोंग x एक्सिस विल गेट बैलेंस्ड। तो हम लोगों ने क्या लिखा, T sin थीटा विल बी बैलेंस्ड विद द फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। अभिनव, फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखना चाहिए हमें, बेटा रिवाइज कर लिया कर, E किसके बराबर होता है, F अपॉन Q। भाई Q नोट में पहले ही बोल रहा हूं, रटना नहीं है, वहां डेफिनेशन लिखते थे फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर बताया भी था, समझाया भी था कि ध्यान रखो ये डिनोमिनेटर में कौन सा चार्ज आएगा, जिस पर फोर्स लगता है। फोर्स किस पर लग रहा है अपनी सिचुएशन में, तो हम क्यू नोट नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, क्यू लिखेंगे, बताया था ना, फिर याद क्यों नहीं रखते हो भाई तुम। तो ये यहां से एफ किसके बराबर हो गया, ई क्यू। तो मैं लिख देता हूं कितना, ई क्यू, कोई डाउट। नाउ व्हाट इज दिस ई, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द थिन शीट। बोलो हाँ या ना भाई, भाई ये जो फोर्स लग रहा है वो इस थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड से तो लग रहा है, और थिन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी निकाली हमने, सिग्मा बाय, रिप्लेस करो तो कितना बनेगा आपके पास, T sin थीटा, T sin थीटा इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू Q। दिवाकर को डाउट। तो ये तो हम लोगों ने बैलेंस कर दिया कौन से एक्सिस पर, एक्स पर। अब क्या करो, तो y पर हम क्या लिखेंगे, वी विल हैव T cos थीटा इज इक्वल्स टू, लेट इट बी, एंड
टेकिंग फर्स्ट बाय सेकेंड। ठीक है, जैसे ही आप लोगों ने रेशियो लिया तो आपके पास क्या बना, देखो भाई रेशियो लेते टी से टी तो कैंसिल कर दो, एंड साइन बाय कॉस विल बी हाउ मच, tan थीटा इज इक्वल टू यहां से सिग्मा क्यू डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, देन व्हाट विल बी थीटा, tan इनवर्स सिग्मा क्यू 2 एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट, समझ आई बात, पक्का, श्योर। तो ये था छोटा सा आइडिया इस्तेमाल करना कैसे है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि इसी तरह की सिचुएशन रहे, ठीक है, सिचुएशन में वो बदलाव देगा। कैसे बदलाव देगा समझो। मान लो तुमसे कहता है यू आर अवेलेबल विथ 2 थिन शीट्स, तुम्हारे पास 2 थिन शीट्स हैं, ठीक है, एंड वो भी कैसे, विथ अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी। दोनों की, हमने ध्यान से, दोनों की सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसी है, एक प्लस सिग्मा और एक माइनस सिग्मा। कहता है इनके बीच में आपको एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखना है, दोनों शीट्स के बीच में किसे रखना है, एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज, और इस तरीके से कि वो कैसे रहना चाहिए, रेस्ट पर रहना चाहिए, इक्विलिब्रियम में रहना चाहिए आपके पास। डन, तो ये कंडीशन दे दी कि यू आर अवेलेबल विद 2 शीट्स विद अपोजिट सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है, और उन 2 शीट्स के बीच में हमें एक नेगेटिव टेस्ट चार्ज रखना है विक्रम, ध्यान से, एंड इन सच अ वे कि वो नेगेटिव टेस्ट चार्ज कैसे रहे, रेस्ट पर रहे, स्टेशनरी रहे। सो इन दैट केस वी नीड टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। क्वेश्चन समझ आया, पक्का। तुम्हें नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रखना है रेस्ट पे, रेस्ट पे तभी हो सकता है जब उस पे लगने वाले फोर्स बैलेंस हो जाए, ठीक है। अब या तो फोर्स लग रहे होंगे एक्स एक्सिस पर या फिर लग रहे होंगे वाई एक्सिस पर, हाँ या ना, पक्का। तो 2 ही ओरिएंटेशन हो सकती है, या तो मैं अपनी दोनों शीट्स को वर्टिकल रखूं और या फिर मैं अपनी दोनों शीट्स को, यही होगा। तो करके देखते हैं। सपोज अगर हमने रखा वर्टिकल ओरिएंटेशन, ये रही मेरी पॉजिटिव सिग्मा और ये रही मेरी नेगेटिव सिग्मा, तो दिस शीट विल बी थ्रू आउट पॉजिटिवली चार्ज्ड और ये वाली हो जाएगी थ्रू आउट नेगेटिव। मुझे अपना नेगेटिव चार्ज बीच में रखना है इस तरीके से कि वो रेस्ट पे रहे, ठीक है। अब गौर से देखो, ये पॉजिटिव मेरे इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना भाई, और ये नेगेटिव इस नेगेटिव टेस्ट चार्ज को रिपल्सिव फोर्स देके इधर की तरफ पुश कर देगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा वो लग गया अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, हाँ या ना भाई, और इसका अपना वेट कैसे लगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब दोनों फोर्स एक दूसरे से 90 डिग्री पर लग रहे हैं, तो ये तो रिजल्टेंट बना देंगे इस तरह, आया ना, जबकि रिजल्टेंट बनना क्या चाहिए, 0, जब तो हमारा चार्ज रेस्ट पे रहेगा। तो इसका मतलब अगर मैंने ओरिएंटेशन ये ली तो मेरा चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे तो रह नहीं पाएगा, वो मूव करने लगेगा। इसका मतलब मैं वर्टिकल ओरिएंटेशन इस सिचुएशन के लिए कंसीडर नहीं कर सकता, हाँ या ना भाई। अब बारी आती है किसकी, तो ये तो हो गया फेलियर, ठीक। नाउ अब बारी आती है इस ओरिएंटेशन की कि हम उन्हें वर्टिकली की जगह हॉरिजॉन्टली रखें। ये रहा मेरा नेगेटिव चार्ज, इसे रखना है रेस्ट पे, इसका वेट कैसे लगेगा, इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। बैलेंस करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को फोर्स ऊपर ही तो लगाना पड़ेगा, हाँ ना। अब देखिए, अगर मैंने ये शीट कौन सी वाली ली, नेगेटिवली चार्ज, और ये वाली शीट मैंने कौन सी ले ली, पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिव शीट
हमारे इस नेगेटिव चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देगी और ये पॉजिटिव शीट हमारे इस नेगेटिव चार्ज को अपवर्ड डायरेक्शन में खींच लेगी। आए ना, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स कैसे लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन। अगर दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर हो गए तो हमारा चार्ज कैसे रह सकता है, आई बात समझ। तो पहली चीज, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी एक्टिंग इन द वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लगनी चाहिए, along negative y axis, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ गई बेटू, along नेगेटिव। पहले बताओ कोई डाउट, पक्का। देखो अब ये चैप्टर का एंड चल रहा है तुम्हारा, और ये जो चैप्टर के एंड कंसेप्ट्स हैं ये तुम्हारा अगला चैप्टर स्टार्ट करा रहे हैं। मतलब ये सब चीजें कहीं ना कहीं आपके सेकंड चैप्टर के स्टार्टिंग में ही काम आने वाली हैं, तो इन्हें ध्यान से समझो अच्छे से। कोई डाउट है यहां तक, पक्का। अब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या खेले, चार्ज को कैसे रखना था, रेस्ट पर क्यों रहेगा वो, क्योंकि दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। सो फॉर दिस नेगेटिव चार्ज टू बी एट रेस्ट, दिस इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स शुड बी बैलेंस विद व्हाट, वेट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स अभिनव कितना होगा, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, E by Q। अबे बेशरम, EQ, and this will be equal to what, mg। हमें क्या पता करना था, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये कितना आ गया, mg by q। तो दो ही चीजें निकालने बोला था, एक डायरेक्शन और दूसरा मैग्नीट्यूड। कोई डाउट, पक्का। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही आएगा, ठीक है। ये केवल कंसेप्ट था, आपको इस्तेमाल करना कैसे, समझ आया थोड़ा सा, पक्की बात, श्योर। हमने अब तक दो केसेस देखे। लास्ट क्लास में हमने क्या करा, लीनियर चार्ज, और अभी हमने कौन सी गेम देखी, सरफेस चार्ज। अभी जो गेम चली आपकी वो किस चीज की चली है, सरफेस चार्ज। यहां तक कोई समस्या, प्रॉपरली हो जाएगा, श्योर। बट सरफेस चार्ज में दो अलग अलग परिस्थितियां थी कि या तो हमारे पास जो बॉडी है वो कैसी हो, प्लेन है, तो वो तो शीट हो गई। सेकेंड केस वाज आल्सो देयर, क्या था वो केस, एक होलो बॉडी, ठीक है। सो नाउ सपोज हमसे कहा गया दैट यू आर अवेलेबल विद अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। आपके पास क्या है, एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है, और उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना। दिस इज द थर्ड एप्लीकेशन हमारा। पहला एप्लीकेशन हमारा कौन सा हो गया, लीनियर चार्ज। हाँ बेटा सो जाओ, लोरी सुना देते हैं, है ना, फिर दोबारा दोबारा पेपर देते रहेंगे, जिंदगी में यही रह जाएगा हमारी। माँ बाप की मेहनत को ऐसे नींद में ना उड़ाओ। वो इतना परिश्रम कर रहे हैं आपको किसी अच्छे ओहदे पर देखने के लिए, थोड़ा सा परिश्रम आप भी कर लो, तो क्या ही घिस जाएगा, है ना, पढ़ाई में ध्यान। सो अगला केस जो हमारे पास आता है वो क्या आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटू उसको ध्यान से समझेंगे क्योंकि केस बदल जाएगा अब। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ uniformly charged spherical shell। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता करनी है, वो भी किसकी वजह से, एक यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल की वजह से। अब अगर यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल है तो किसका केस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा बराबर चार्ज बाय एरिया, तो इस्तेमाल करेंगे कहीं ना कहीं। अब पहला पॉइंट इसमें उसने हमसे कहा, एट अ पॉइंट आउटसाइड द शेल। बहुत ध्यान से समझना है, आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे कहां पर, एक ऐसे पॉइंट पर जो कि शेल से कहां होगा, बाहर होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपना ये एक शेल लिया, से द रेडियस ऑफ द शेल इज स्मॉल आर ले लेते हैं, एंड द शेल इज यूनिफॉर्मली चार्ज। चार्ज जो है वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूटेड है,
आंसर द अमाउंट ऑफ चार्जेस क्यू। भाई उसने कहां डिमांड करी है? एट अ पॉइंट आउटसाइड। मान लीजिए आपका जो पॉइंट है वो यहां कहीं, दिस इज द पॉइंट ए विच इज एट अ डिस्टेंस x, जो कि कितने दूरी पर है? x दूरी पर है वहां पे। अब ये बताओ गॉसेस थ्योरम सबसे पहला पॉइंट क्या कहती है कि जिस भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के लिए आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट कर रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर रहे हो, तो दैट हैज टू बी एनक्लोज्ड विद इन द सेम सिमेट्री। आपका गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या है? स्फेरिकल बॉडी है, तो एनक्लोज भी किसमें करोगे? ठीक है, तो जिस पॉइंट पे तुम फाइंड आउट कर रहे हो तुम वहीं से कंस्ट्रक्ट कर दो। तो मैंने एक शेल कंसीडर कर लिया यहां पर इस तरीके से, इन सच अ वे कि उस शेल का रेडियस क्या होगा, वो डिस्टेंस के बराबर हो जाए। बात समझ आई? अब यहां से आगे ये मेरे पास एक सरफेस आ गई। अब इस सरफेस पर क्या लेंगे बेटा? स्मॉल एरिया, और बनाएंगे उसका यूनिट एरिया वेक्टर। अब यूनिट एरिया वेक्टर कैसे रहेगा? सरफेस से कितने एंगल पर? तो ये बन गया। इसके बाद क्या करते थे बताओ? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता है? सुनो, रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या कहता था? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग आउट द यूनिट एरिया इन द नॉर्मल डायरेक्शन। तो हम एक वो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ले लेंगे जो कि उस यूनिट एरिया से होते हुए जाएगी, और वो भी कितने एंगल पर? अब सरफेस से 90 डिग्री पर है, एरिया वेक्टर सरफेस से 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से 90 डिग्री, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? पहले भी करी हमने ये बात। सो थीटा बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर and this area vector will becomes, आई बात समझ? और अब बहुत छोटा सा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन के हिसाब से जो फ्लक्स है हम उसे पकड़ेंगे, एंड द जनरल इक्वेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है उसको पकड़ेंगे। अब खुद से सोचो, अगर तुमने डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से इस अरेंजमेंट का फ्लक्स लिखा और गॉसेस थ्योरम के हिसाब से लिखा, तो दोनों फ्लक्स रहेंगे तो बराबर ही। तो हम लोगों ने पहले डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स से लिखा, तो कितना लिखेंगे? ई ए कॉस थीटा, आए ना? और अगर हमने गॉसेस थ्योरम से लिखा तो चार्ज एनक्लोज्ड बाय, यही चीज होगी। दोनों के मैग्नीट्यूड क्या कर लेंगे? डन है भाई। फ्लक्स ये भी है और फ्लक्स, दोनों को इक्वेट कर लिया। वैल्यूज डालो। इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल बी द एरिया? 4 पाई एक्स स्क्वायर। बेटा ये सरफेस है ना, तो एरिया कितना होगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर कॉस 0। व्हाट इज द चार्ज एनक्लोज्ड? What is the charge enclosed within the surface? And divided by cos 0 will be, so electric field at a point outside is going to be Q by 4 pi epsilon naught x। पहला केस क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्रोसेस अभी भी नहीं बदला, ठीक है। लीनियर चार्ज करा, शीट करी, और अभी शेल ले रहे हो। तीनों में कॉमन चीज, सबसे पहला स्टेप, जो भी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है आप सबसे पहले उसे एनक्लोज कर रहे हो। आपके पास एक सरफेस आ गई। दूसरा स्टेप, आप उस पर एक स्मॉल एरिया कंसीडर करके उसका एरिया वेक्टर बना रहे हो, ठीक। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्लॉट कर रहे हो, सो दैट दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 0। तीसरा स्टेप, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स के हिसाब से फ्लक्स लिख लिया और गॉसेस थ्योरम के हिसाब से फ्लक्स लिख लिया, और उन्हें क्या कर लिया? इक्वेट। बेसिक ये 3 स्टेप है, यही चलेंगे, चेंज नहीं होंगे। समझ आई या नहीं? पक्का? यहां तक कोई डाउट? अब तुम बताना। दूसरा पॉइंट उसने कहा, एट अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। देखते हैं आप में से कितने बच्चों ने ध्यान से सुना है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एक ऐसे पॉइंट पर जो कि कहां पर है? शेल की सरफेस पर है, तब आप क्या करेंगे?
क्या करोगे बताओ? हाँ, कहां बनाएंगे? बाहर बनाएंगे। थोड़ा ध्यान से सुनो। हाँ, अंदर बनाएंगे। कैसी गंदी गंदी बातें कर रहे हो? ये थोड़ा ना कम खाया करो, ज्यादा खा रहे हो, दिमाग कमजोर हो जाए ऐसे। मैंने आपको यहाँ क्या समझाया? पॉइंट जहां है आप गॉसियन सरफेस वहीं से बनाओगे, हाँ या ना? अभी पॉइंट बाहर था तो गॉसियन सरफेस बाहर बना ली। अभी पॉइंट सरफेस पर है तो गॉसियन सरफेस उसी के ऊपर बना दोगे। तो ये बनाई तुमने अब गॉसियन सरफेस, वो इसी शेल के बिल्कुल ठीक ऊपर आ जाएगी। इसका मतलब जो गॉसियन सरफेस का रेडियस पहले कितना था? x, अब वो कितना हो गया? सिंपल, in this case x will becomes equals to, so that electric field q by 4 pi epsilon naught r square, x की जगह क्या कर देना है? r कर देना। क्लास में केवल बैठना नहीं है, आपको अपनी आंखों को और दिमाग को दोनों को अटेंटिव रखना है कि क्या चीजें चल रही हैं, देखते रहो और दिमाग लगा करके उन्हें एनालाइज करो, समझो, सुनो उन्हें ध्यान से। क्लियर हुआ अच्छे से? चलो आखिरी पॉइंट बताओ इसका। इसमें कह रहा है एट अ पॉइंट इनसाइड द, अब सुनिए, जिससे पूछा जाए वही जवाब देगा। एट अ पॉइंट इनसाइड द शेल हमें बताएगी जिज्ञासा। बताओ बेटा, अगर हमारे पास पॉइंट यहां कहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकाले? उसी पॉइंट से गॉसियन सरफेस बनाएंगे। नीचे जब जाओगे एक ईंट पड़ी होगी, उसको उठा के लाना और मेरे माथे में मार देना बेटा, ना रहूंगा मैं, ना रहेंगे ऐसे से क्वेश्चन। बेटा एट अ पॉइंट इनसाइड, अंदर कोई चार्ज है? जहां चार्ज नहीं वहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नहीं, तो फ्लक्स कहां से आएगा? मेरी नानी चली गई, होती तो ले आती। अंशिका कह रही लड्डू निकला है, आप कह रही तुम्हारी भी चली गई। अरे भाई, दोनों साथ में ऊपर खेल रही होंगी। सो चार्ज इनसाइड कितना? 0, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितनी? समझ आए केसेस या नहीं है? पक्का? तो अब यहीं से अगला क्वेश्चन बन जाएगा। देखो समझना ध्यान से। डिस्ट्रीब्यूशन 3 थे, लीनियर चार्ज, फिर सरफेस। सरफेस में 2 केस आ गए, प्लेन और होलो, और तीसरा कौन था? तो वॉल्यूम चार्ज में कंडीशन होती थी द बॉडी शुड बी सॉलिड। तो इसका मतलब ऐसा ही कुछ हमें किसके लिए गेम खेलनी पड़ेगी? सॉलिड के लिए भी खेलनी पड़ेगी। अब ये खत्म नहीं हुआ, पहले सॉलिड पे चलेंगे। पहले बताओ यहां तक समझ आया? श्योर? पक्की बात? अब वो हमसे कह रहा है ग्राफ बना, जो ये सिचुएशंस आई हैं इनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन को प्लॉट कर दो विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस। ठीक है, समझो ध्यान से। भाई ये मेरा शेल का सरफेस है, ये सरफेस से बाहर हो गए और ये सरफेस से अंदर। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो वो कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली। तो मैक्सिमम कहां बनी? सरफेस पर, हाँ या ना? भाई जब तक सरफेस के अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है? 0। सरफेस के बाहर आ गए तो वो कैसे वेरी कर रही है? इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो इसका मतलब मैक्सिमम कहां होगी? सरफेस पर होगी। तो जब हम लोग इसके लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे, वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड शेल वाले केस के लिए बेटू, अभिनंदन ध्यान से देखो बेटा, बातें नहीं करनी। इधर रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड न्यूटन पर कूलम, इधर रहेगा बेटू हमारे पास डिस्टेंस इन मीटर। हम एक पॉइंट ले लेते हैं यहां पर, जहां पर x किसके बराबर हो गया? x बराबर r, मतलब पॉइंट इज ऑन, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सरफेस। सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? मैक्सिमम। तो सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। देन शेल के सेंटर से सरफेस के अंदर तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी?
0, और सरफेस के बाहर वो डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ कैसे वेरी कर रही है, बस आया समझ। एमसीक्यू में आया है आपके पास, नंबर ऑफ ग्राफ्स हुआ थे, 4 ग्राफ बना के दिए और उसने बोला है वहां पे कि विच वन ग्राफ करेक्टली रिप्रेजेंट्स द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। तो आपको जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं वो पता होना चाहिए कि कहाँ जीरो है, कहाँ मैक्सिमम है, कहाँ इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस है। अगर वो पॉइंट्स याद रहेंगे तो आप करेक्टली ग्राफ आइडेंटिफाई कर पाओगे। समझ आया है नहीं? पक्का यहां तक हो जाएगा? श्योर? आज यहां तक रखना है। पूरा पीडीएफ में शेयर करूंगा आपके पास, ठीक है? इसके नोट्स कंप्लीट करोगे सभी, ठीक? और संडे क्लास है, टाइमिंग्स है 6 to 8। सुन लो ध्यान से पहले। वो देखो स्वीटी का मुंह पहले ऐसा हो गया, हे भगवान, बेटा पढ़ ले। टाइमिंग सुन लो सभी ध्यान से। टाइमिंग क्या है आपकी? 6 to 8, 6 से 8 2 घंटे क्लास है उसे, जिसमें कि अभी तो एक क्वेश्चन हमारा वो रह जाएगा आपका, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सॉरी सॉलिड स्फीयर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाला, वो करेंगे और चैप्टर हो गया खत्म आपका। एंड उसी से आगे हम लोग स्टार्ट कर देंगे आपके इसके न्यूमेरिकल्स, और न्यूमेरिकल्स में जो टॉपिक्स है वो यहीं से पीछे की तरफ चलना शुरू कर देंगे। जैसे अभी हमने फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम के करे ना, तो सबसे पहले हम फ्लक्स और गॉसेस थ्योरम वाले न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। डन है? सो कल मुलाकात हो रही है कितने बजे? 6 से 8। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।